नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंडियन पॉलिटी का ये जो क्रैश कोर्स है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक मैंने जो है चार जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करा दिया है तथा आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तो आज हमारा जो पांचवा चैप्टर है आज का, हमारा जो नया चैप्टर आज का है वह है संघ एवं इसका क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को आज से हम स्टार्ट करेंगे। यह बिल्कुल हमारा नया चैप्टर होगा, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट हैं उसको पूरे डिटेल में कवर कर लेते हैं। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संघ एवं इसका क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो संघ एवं इसका क्षेत्र है उसको कौन से संविधान के भाग में रखा गया है तथा कौन से आर्टिकल के मध्य संघ एवं इसके क्षेत्र हैं। तो भाग एक जो है, भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो आप याद रखिएगा, जो संघ एवं उसका क्षेत्र है उसको रखा गया अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य। कौन से भाग में? तो भाग 1 में। तो पहली चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, यहां से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न बनेगा। अब उसके बाद कुछ और चीजें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 1 जो इससे रिलेटेड है वह क्या कहता है? तो जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत, यानी जो इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है, आप याद देखिएगा आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों के समूह की बजाय राज्यों का संघ हो। यानी कि आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत जो है राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न बनेगा कि अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत जो है यह राज्यों का संघ होगा। तो इसको आपको याद रखना है। तथा इसके बाद जो है, जो हमारी संविधान सभा थी, इसके द्वारा जो है देश के नाम को लेकर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं था। आप याद रखिएगा, हमारी जो संविधान सभा थी इसमें जो है हमारे देश के नाम को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं था। कुछ जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा सलाह दी गई कि हमारे देश का जो परंपरागत नाम भारत है उसको रहना दिया जाए, तथा कुछ ने सलाह दी कि भारत का जो आधुनिक नाम है इंडिया उसको रहने दिया जाए। तो दोनों सदस्यों की बात को मानी गई, मतलब दोनों जो सुझाव दिए गए थे कि हमारा जो परंपरागत नाम है भारत उसको रहना दिया जाए तथा भारत का जो आधुनिक नाम इस समय है इंडिया उसको भी रहना दिया जाए। तो इस तरह से दोनों नामों की सिफारिशें जो हमारे यहाँ आई थी संविधान सभा के पास, उसको संविधान सभा के द्वारा दोनों सिफारिशों को स्वीकार कर दिया गया। इसी तरह से जो है भारत अनुच्छेद 1 में कहा गया कि जो इंडिया है, इंडिया जो यानी कि भारत यानी कि इंडिया जो कि भारत है। इस प्रकार से यह हमारा जो है अनुच्छेद 1 में हमारे नाम का जो उल्लेख है किस प्रकार से किया गया है, इंडिया जो कि भारत है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया। आप देखिएगा, राज्य एवं संघ शासित जो राज्य हैं इनके नामों को जो है और संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले जो है हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, परंतु हाल ही में जो है एक अधिनियम पारित किया गया था 2019 का। तो उस अधिनियम के तहत जो है जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसको जो है यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी बने। तो इस प्रकार से एक स्टेट हमारे यहाँ कम हो गया, तो 29 में से 28 स्टेट हो गए और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने से जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। परंतु हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। तो वर्तमान में हमारे देश में टोटल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और
कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। 5 अगस्त से 31 अगस्त के बीच जो है बीच की जो अवधि है, इसका जो उपयोग है जम्मू कश्मीर राज्य के प्रशासन एवं गृह मतलब जम्मू कश्मीर के राज्य एवं मतलब राज्य के प्रशासन एवं गृह मंत्रालय द्वारा जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को क्या किया गया, लागू किया गया, तथा इसी के माध्यम से जो है जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो था, इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके बाद जब नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो जम्मू कश्मीर का जो पहला उपराज्यपाल था, या किसको बनाया गया था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे राधा कृष्ण माथुर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जो है ये वर्तमान में क्या है, तो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। परंतु जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उस समय जो पहला उपराज्यपाल था यह बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ राज्यों के लिए हमारे अनुच्छेद 1 में जो कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, इन राज्यों के लिए कुछ विशेष जो है अनुबंध किए गए हैं। इसके बाद जो हमारी 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इसमें जो है राज्यों के भीतर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी कुछ विशेष अनुबंध किए गए, यानी कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में कुछ राज्यों के भीतर जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत जो है एक संप्रभु राज्य होने के नाते जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भी कर सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत जो है, हमारा देश जो है, यह एक संप्रभु राज्य है, तथा एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो है विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए संधि के अनुसार या खरीद के अनुसार, उपहार या लीज पर, उसके अलावा व्यापार के अनुसार, या उस देश को मतलब उस राज्य उस क्षेत्र को जीत कर या हराकर इस आधार पर जो है किसी बाहरी क्षेत्र का जो है भारत के द्वारा अधिग्रहण भी किया जा सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी और सिक्किम। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अनुच्छेद हम 2 की बात करेंगे। अभी तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 1, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में जो है संसद को शक्ति दी गई है। क्या दी गई है कि वे नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके, यानी संसद को नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 2 में दी गई। तो आप याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करने की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 2 में दी गई है। तथा यह जो अनुच्छेद 2 है संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। पहली शक्ति क्या है, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करे और नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। तो आप याद देखिएगा, जो अनुच्छेद 2 है भारत को 2 प्रकार की शक्ति देता है। कौन कौन सी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहली शक्ति क्या है, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने के और नए राज्यों का गठन करने के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद 2 जो है उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है उनके प्रवेश एवं गठन से संबंधित। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 2 है उन राज्यों के बारे में बात करता है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो पहले से भारतीय संघ में मौजूद नहीं है उन राज्यों को भारत में प्रवेश दिलाने या उनका गठन करने से संबंधित है आर्टिकल 2। तो यह डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो राज्य अस्तित्व में नहीं है, भारत में जो नहीं है, उनके गठन या उनके प्रवेश की बात करता है अनुच्छेद 2। तो इसे आप याद रखिएगा, ये मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्या है, आर्टिकल 3 हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 3 में भी यह कहा गया है संसद को कुछ राज्यों के गठन की, उनके सीमाओं में परिवर्तन की यह शक्ति दी गई है। तो ये आप याद रखिएगा, जो राज्य भारत में पहले से मौजूद है, आप याद रखिएगा, जो राज्य भारत में पहले से मौजूद हैं उनसे संबंधित इसमें नियम दिया गया, यानी कि जो राज्य पहले से भारत में मौजूद हैं उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्य को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिलाकर एक नया राज्य
का निर्माण कर सकेगी हमारी संसद, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो संसद की शक्ति है वह अनुच्छेद 3 में दी गई, यानी कि भारत में जो पहले से राज्य मौजूद हैं उनके लिए नियम इसमें बताया गया है अनुच्छेद 3 में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद जो 3 है यह राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है, यह राज्यों के पुनर्गठन की जो शक्ति है वह संसद को देता है। इसके बाद संसद को इसमें शक्ति दी गई है कि संसद के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को संसद बढ़ा सकती है, उसके अलावा किसी राज्य के क्षेत्र को संसद घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में संसद परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद किसी राज्य के नाम में भी संसद के द्वारा जो है परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पावर्स दिए गए हैं अनुच्छेद 3 में संसद को, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल जो 3 है यह 2 शर्तों का इसमें उल्लेख किया गया। आप याद देखिएगा, जो आर्टिकल 3 है इसमें 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहली शर्त क्या है, कोई मतलब राज्यों के अगर सीमा में कोई परिवर्तन किया जा रहा है या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाया जा रहा है या एक राज्य से अलग 2 अन्य राज्य बनाए जा रहे हैं, तो ये सभी जो परिवर्तन हैं इन परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश जो है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार का इस जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, जो भी अगर आपको परिवर्तन करना है तो इससे संबंधित जो अध्यादेश है आपको संसद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही पेश करना होगा। इसके बाद दूसरी इसमें बात क्या कही गई है कि राष्ट्रपति से पूर्व संतुष्टि यहाँ पे लेनी पड़ेगी तथा उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाना चाहिए उसका मत जानने के लिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। पहला इसमें शर्त क्या है कि अगर आप किसी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी नए राज्य का गठन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर जो है संसद में उस अध्यादेश को पेश करना पड़ेगा। इसके बाद संसद में जब यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पेश हो जाता है तो उस अध्यादेश को जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए। हालांकि यह जो मत है एक निश्चित सीमा के अंदर केंद्र को दे देना चाहिए, संसद को दे देना चाहिए। संसद के पास जो है एक निश्चित सीमा के अंदर अपना मत भेज देना चाहिए विधानमंडल को, यह भी बात कही गई है। इसके बाद राष्ट्रपति या जो संसद है राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार राष्ट्रपति या संसद के द्वारा किया जा सकता है, भले ही राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है मत समय पर दे दिया गया हो। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल 3 है यह पावर देता है संसद को यह अधिकार देता है आर्टिकल 3 कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, उनका नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। यानी कि जो आर्टिकल 3 है यह संसद को पावर देती है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, उस राज्य का नाम बदलने या उस राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में जो नियम किसी राज्य की सीमा में जो परिवर्तन करना है वह बिना राज्य की अनुमति से संसद कर सकती है। तो यह पावर जो है संसद के पास है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बिना राज्य मंडल की अनुमति के ही जो संसद है वह राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्य का गठन कर सकती है। तो यह पावर आर्टिकल 3 में दी गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो नियम मैंने आपको बताया आर्टिकल 3 में, यह भारत में जो पहले से राज्य हैं उनसे संबंधित है, न कि नए राज्यों में जो भारत में विद्यमान नहीं है। जो राज्य भारत में विद्यमान नहीं है उन राज्यों के गठन की जो बात है अनुच्छेद 2 में कही गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो राज्य भारत में पहले से अस्तित्व में है उनके सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन संबंधी जो बात है अनुच्छेद 3 में की गई है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या है, तो यही डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 4 को हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 3 में कुछ और फैक्ट हैं जो आप याद रखिएगा। जो हमारा संविधान है, संविधान के द्वारा जो है क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई। इसका मतलब क्या है, राज्य का जो अस्तित्व है यह इसकी जो गारंटी है संविधान में नहीं दी गई है। जिस प्रकार हमने देखा कि जो संसद है वह कभी भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों का नाम बदल सकती है तथा उस राज्य को 2 राज्यों में विभक्त कर सकती है। तो इस प्रकार से जो राज्य हैं उनके अस्तित्व की जो गारंटी है संविधान में नहीं दी गई है। इसी कारण से जो है हमारे देश को, हमारे प्यारे भारत को कहा जाता है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। यानी कि राज्यों को तो बांटा जा सकता है, यानी कि राज्यों को उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन